हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी क्वेश्चन पेपर मैकेनिकल का करवाने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। एग्ज़ाम 17 फरवरी 2019 को हुआ था। इसका पार्ट वाइज करके 5-5 क्वेश्चन करके चैनल पे वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। फुल सिलेबस मतलब फुल जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था टोटल किया हुआ है, लेकिन उसको समराइज़ करके मैं 2-3 पार्ट में कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे 14-15 पार्ट में आपको मिलेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए मैं इसको 2 या 3 पार्ट में पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखिएगा, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को करते जाएंगे और उसको आप रिमेंबर करते जाएंगे, याद करते जाएंगे, और उसके साथ ही साथ आप अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ सेंटरिंग चक? मैग्नेटिक चक, 3 जॉ चक, 4 जॉ चक या फिर कॉलेट चक? तो आपका समय शुरू होता है अब। मैं 4-4 सेकेंड दूंगा, आप सोचिएगा भी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं बता दूंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 जॉ चक हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ भी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी ना, वहाँ पे इमेज से भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 3 जॉ चक है। इसका एडवांटेज क्या होता है फ्रेंड, कि कोई भी एक होल में कील लगा करके उसको अगर घुमाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे एक होल दिख रहा होगा, यहाँ पे ऊपर में एक होल दिख रहा होगा, यहाँ पे कील लगा करके इसको अगर घुमाएंगे ना, तो तीनों जॉ जैसे एक ही साथ आ रहे हैं ना पास में। देखिए ए वाला जॉ हो गया, ए और ए वाला, तीनों एक ही बार आते हैं, और उसको घुमाएंगे तो तीनों एक ही बार वापस जाते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमको बार बार उसको टच करने की ज़रूरत, उसमें चाबी अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे फोर्जा चक में होता है। ठीक है ना, कि अलग अलग जॉ को अलग अलग टाइट करने के लिए अलग अलग की को लगाना पड़ता है, मतलब बार बार लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन क्विक इसलिए इसको बोला जाता है कि जल्दी इसमें हो जाता है, और सेल्फ सेंटरिंग भी बोला जाता है कि तीनों एक तरफ आता है ना, तीनों जॉ एक तरफ आता है, तो उसको बिल्कुल सेंटर में कर देता है, जो जॉब को, जो वर्कपीस को हम लोग इसमें होल्ड करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ वी ब्लॉक अवेलेबल इन मार्केट? नो एनी, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड या फिर 3 ग्रेड? तो आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सोचिए, इसका राइट आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा, आप अच्छे से समझिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 ग्रेड होता है। ए और बी 2 ग्रेड में अवेलेबल होता है। दोनों का एंगल अलग अलग होता है, इस बात का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखिएगा कि दो जो वी ब्लॉक होता है ना, दोनों का एंगल अलग अलग होता है। एंगल कहने का क्या मतलब, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये दोनों ए एंगल, यहाँ पे जो एक एंगल इसका हो गया, एक ये दोनों, तो किसी में देखिए एक 90 डिग्री का होता है, एक 120 डिग्री का होता है, मतलब एक 90 डिग्री का होता है, और एक जो यहाँ पे है ना, ये दोनों के बीच में एक 120 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री। एक को ए ग्रेड बोलते हैं, एक को बी ग्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत लोग नहीं इसका आंसर दे पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलिंग टूल इज फिक्स्ड इन स्लीव, आर्बर, चक या फिर नन ऑफ दिस? तो आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सोचिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्बर। मिलिंग टूल को आर्बर में फिक्स किया जाता है, जहाँ पे मिलिंग मशीन में मिलिंग कटर को जिस जगह पे फिक्स किया जाता है उसको आर्बर बोला जाता है। बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे इमेज भी इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलिंग कटर को फिक्स किया हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आर्बर बोला जाता है। ये स्पिंडल जैसा है ना, इसको आर्बर बोला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि मिलिंग कटर को आर्बर में फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ड्रिलिंग पार्ट ऑफ टूल फिक्स्ड विथ मशीन इज सैंक, फ्लूट की बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस? तो आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सोचिए, इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब ड्रिलिंग किया जाता है तो टूल को किस जगह पे फिक्स किया जाता है, टूल के कौन पार्ट को फिक्स किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सैंक हो जाएगा। और सैंक अलग अलग तरह का होता है फ्रेंड। ठीक है, उसमें जो टैपर दिया जाता है ना, वो कौन सा टैपर होता है आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए कि कौन सा टैपर वहाँ पे होता है। हम तब तक चलते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज इंक्लूड किया हुआ है। जो प्लेन वाला पार्ट दिख रहा है ना, जो ये प्लेन वाला पार्ट है, ए वाला, वो जो जिस पे फ्लूट नहीं बना हुआ है, जिस पे ग्रूव नहीं बना हुआ है, उसको हम लोग
सैंक बोलते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीलर गेज इज यूज टू मेजर क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग सरफेस, बॉल एंड रेस कि बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका समय शुरू होता है अब। आप बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं डिटेल में बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेटिंग सरफेस एंड बॉल एंड रेस दोनों के केस में क्लियरेंस मेजर करने के लिए फीलर गेज का यूज किया जाता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए जो फीलर गेज होता है ना कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए फीलर गेज कुछ इस प्रकार का होता है, स्ट्रिप जैसा होता है, ठीक है, और अलग अलग साइज का होता है, ठीक है। 0.1 mm का होता है, 1 mm का, 2 mm का, इस प्रकार से अलग अलग साइज का रहता है। तो वहाँ पे अगर कोई भी बॉल एंड रोलर के बीच में कोई क्लियरेंस बन गया तो ढक 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 करता है, आवाज़ आता है इस टाइप से। तो उस केस में हम लोग उसको क्लियरेंस मेजर करके चेक करते हैं कि जो बियरिंग है वो सही है या फिर डैमेज हो चुका है। डैमेज हो चुका है, मशीन में वाइब्रेशन है, तो उसको बिल्कुल इमीडिएटली चेंज किया जाता है। अगर नहीं चेंज किया जाएगा तो उस बियरिंग की वजह से मशीन पार्ट के और इम्पॉर्टेंट कोई पार्ट होंगे वो ख़राब हो सकते हैं फ्रेंड, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कपीस रेसिप्रोकेट एंड टूल इज स्टेशनरी इन सैपर, प्लेनर, मिलिंग मशीन या फिर ड्रिलिंग मशीन। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सोचिएगा, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्लेनर जो होता है उसमें वर्क पीस रेसिप्रोकेट करता है एंड टूल जो होता है वो स्टेशनरी रहता है। इसका ठीक उल्टा किस में होता है, सेपर में। सेपर में क्या होता है, टूल रेसिप्रोकेट करता है एंड वर्क पीस स्टेशनरी होता है, जो कि किस में होता है, सेपर में होता है। तो दोनों में यही मेजर डिफरेंस है फ्रेंड, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का सेपर और प्लेनर का आपको इमेज दिख रहा है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फ्लैट इज यूज टू मेजर सरफेस रफनेस, फ्लैटनेस ऑफ सरफेस, स्मूथनेस ऑफ सरफेस या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्लैटनेस ऑफ सरफेस, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, यह होता है ऑप्टिकल फ्लैट, इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि ऑप्टिकल फ्लैट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे वर्क करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसके साथ ही साथ इस चीज़ को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीवे इज कट बाय यूजिंग कैप चीजल, डायमंड शेप चीजल, क्रॉस कट चीजल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप थोड़ा सा सोचिए, मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। देखिए इतने प्रकार का कीवे कट करने के लिए हमारे पास टूल होते हैं, इसी को अलग अलग टाइप का चीज़ल बोला जाता है। सब चीज़ल हम लोग कीवे कट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉइजन्स रेशियो फॉर कास्ट आयरन इज 0.21 to 0.27, 0.25 to 0.31, 0.33 to 0.35 या फिर एनी ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए, मैं डिटेल में बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 0.21 to 0.27 होता है। इसमें बताने वाली क्या बात है, तो याद करने के लिए सिंपल है, आप सारे चीज़ का याद कर लीजिए एक बार, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 10वां क्वेश्चन होगा। ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक इनलेट वाल्व डॉट 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 एंड आउटलेट वाल्व ओपन 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 क्लोज क्लोज ओपन या फिर क्लोज क्लोज। क्या पावर स्ट्रोक में क्या क्या रहता है, आप थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लोज क्लोज। जब भी पावर स्ट्रोक होता है तो उसमें इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों का दोनों क्लोज रहता है, ठीक है। क्योंकि जो बर्निंग गैस होता है ना, उसी की वजह से पावर प्रोड्यूस होता है, पिस्टन पे फोर्स लगता है, पिस्टन पीछे की ओर जाता है, वहाँ पे जाने से थोड़ा सा पहले जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है वो खुलता है। लेकिन पावर स्ट्रोक के पूरा पावर स्ट्रोक के दौरान ये हमारा बंद रहता है, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों का दोनों, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इसमें पता चलेगा। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखिए जैसे ही यहाँ पे फायर हुआ ना, जैसे ही फायर हुआ तो दोनों बंद रहता है, और फिर वापस से आता है ना, तो फिर इधर से
हमारा बर्न्ड गैस निकलता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इस इमेज में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर वेलोसिटी, डिस्चार्ज, प्रेशर या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए, मैं फिर बताता हूँ। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रेशर हो जाएगा। पीजोमीटर प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का हमारा पीजोमीटर होता है। इसमें एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि पीजोमीटर में कौन सा प्रेशर मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैक्यूम प्रेशर को नहीं मेजर कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं मेजर कर पाएंगे, और इसके लिए देखिए एक और चीज़ है कि इसके लिए हम लोग बिल्कुल ऐसा फ्लूइड को यूज़ करेंगे, ऐसा फ्लूइड का प्रेशर मेजर कर पाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली इधर उधर उड़ने वाला, बहने वाला ना हो। जैसे लिक्विड के केस में ही हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है। जैसे ही इसमें कुछ गैसियस फ्लूइड भरेंगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा ना भाई, तो इसमें मेजर नहीं कर पाएंगे। तो लिक्विड वाला जो भी रहता है हमारा फ्लूइड, उसके अंदर का प्रेशर मेजर कर पाएंगे, और इसमें वैक्यूम प्रेशर को बिल्कुल भी मेजर नहीं किया जाएगा। इस बात का भी अच्छे से ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच टूल इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए, मैं बिल्कुल इसको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर पंच क्या होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान से देखिए। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही किसी भी पंप को हम लोग रिपेयरिंग में लेते हैं, मेंटेनेंस में लेते हैं, तो उसके ऊपर से हम लोग बियरिंग को हटाते हैं। ठीक है, बियरिंग को क्या करते हैं, हटाते हैं। उसका भी प्रोसीजर है कि पुलर के द्वारा उसको खींचा जाता है। ठीक है, पुलर के द्वारा, बियरिंग पुलर के द्वारा उसको निकाला जाता है। इस बार बार निकालने के दौरान क्या होता है कि शाफ्ट जो होता है ना, थोड़ा सा घिस जाता है, और शाफ्ट घिसने की वजह से उसका जो डाया होता है ना, वो कम जाता है। क्या होता है, कम जाता है। तो उसके ऊपर में हम लोग नया बेयरिंग को फिट करेंगे, तो उसको प्रॉपर वहाँ पे सीटिंग करने के लिए, प्रॉपर वहाँ पे बैठने के लिए उसके ऊपर हम लोग पंच करते हैं। ठीक है, जो कि पंच टूल के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना, तो उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री यहाँ पे बिल्कुल शो हो रहा है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। चलते हैं हम लोग आगे। ड्यूरिंग आइजोड टेस्टिंग एंगल ऑफ नोच इन वर्कपीस इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो कौन सा आंसर इसका राइट होगा, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए। मैं फिर बताता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। कौन सा होता है नोच, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। देखिए ये होता है हमारा वर्कपीस, जिसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, फंसा करके रखते हैं, और इसके ऊपर नोच बना के रखते हैं। क्योंकि जब भी इधर से हैमर हम लोग ऐसे सेट करके मशीन में रखते हैं, ऐसे हैमर, और इसके ऊपर हैमर ऐसे लगता है ना, तो ये ईजिली ब्रेक हो। और उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करते हैं मशीन के ऊपर में कि कितना न्यूटन का इम्पैक्ट लगा, तो वहाँ पे वो ब्रेक किया। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग 45 डिग्री का नोच बना करके रखते हैं। और देखिए यहाँ पे उसका रेडियस भी, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो रेडियस टाइप से भी कुछ लिखा हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन नोच ही हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसरो में कई बार आ चुका है, IOCL में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये सब चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटेक्टिक रिएक्शन अकर्स एट द टेम्परेचर ऑफ 723, 768, 1148, 1492 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल अच्छे से आप सोचिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए अपने मन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1148 डिग्री। तो इसी टेम्परेचर पे यूटेक्टिक रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। और यूटेक्टिक रिएक्शन के बारे में आप डिटेल में जानते हैं ना, तो थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आप बिल्कुल बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आयरन कार्बन डायग्राम, आयरन फेस डायग्राम का है,
और इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए कि आयरन कार्बन डायग्राम का भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको भी करवा दूंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में रॉकिंग परफॉर्मेंस दे के आना है, जितने भी CMS रीडर है ना उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील इज 0.2 to 0.8, 0.8 to 1.5, 2.1 to 4.3, 4.5 to 6.67 तक कौन सा इसका राइट आंसर होगा? बिल्कुल सोचने की कोशिश कीजिए और अपने मन में आंसर दीजिए, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 0.8 to 1.5, इसको हम लोग हाई कार्बन स्टील के श्रेणी में रखते हैं। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड टू पंप हाईली विस्कस फ्लूइड। ये सब क्वेश्चन को मैं कितना बार करवा चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर सोचने की कोशिश कीजिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, एयर लिफ्ट पंप या फिर स्क्रू पंप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्क्रू पंप हो जाएगा। स्क्रू पंप को हाईली विस्कस फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नोजल इज जनरली मेड अप ऑफ, किसके लिए मतलब किस शेप में बनाया रहता है? सिलेंड्रिकल शेप, कन्वर्जेंट शेप, डाइवर्जेंट शेप कि बोथ बी एंड सी, मतलब कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। एक क्वेश्चन राजकोट में जो पाइपलाइन डिवीजन का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भाई लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा आंसर सही होगा बिल्कुल सोचने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कन्वर्जेंट शेप। देखिए डायरेक्ट आपको पूछ देना है कि कौन सा शेप का यूज़ किया जाता है, तो कन्वर्जेंट शेप जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं कि नोजल होता है, ठीक है ना। और अलग अलग स्पेशल केसेस में हम लोग कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप का नोजल का यूज़ करते हैं, लेकिन वो स्पेशल केस होता है, ठीक है। लेकिन जनरली कन्वर्जेंट को ही हम लोग नोजल बोलते हैं, ठीक है, और डाइवर्जेंट को डिफ्यूज़र बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। इसमें हम लोग शेप नहीं रखे हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इमेज का। आप देखिएगा, अगर जहाँ भी ज़रूरत पड़े ना तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके। द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट लोड इन द टेस्ट टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेस्ट पीस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो कौन सा आंसर इसका राइट होगा? बिल्कुल सोचने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अल्टीमेट स्ट्रेस होगा, जहाँ पे क्या होता है रेशियो ऑफ लार्जेस्ट लोड, सबसे बड़ा लोड को। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये हम लोग अगर एज्यूम करते हैं कि ये हमारा कौन सा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, तो कुछ इस प्रकार का जाता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, इस प्रकार से जाता है। तो इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम होता है, कहाँ पे? इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं पॉइंट बना रहा हूँ, तो लोड का हो गया मैक्सिमम। और इस जगह पे ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन को हम लोग कंसीडर करके उसको डिवाइड करते हैं, तो अल्टीमेट स्ट्रेस उसको बोला जाता है। ये लोड वर्सेस इलोंगेशन डायग्राम में अगर ऐसा किया जाता है ना, तो इसको हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। द मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स फोर्स, मास, वेट या फिर मोमेंटम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मास, ठीक है। बॉडी के इनसाइड में जो भी है ना मैटर कंटेन कर रहा है उसको हम लोग मास बोलते हैं। और एक कहीं भी लेकर के चले जाइए चेंज नहीं करता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसको आप चांद पे ले जाइए, मंगल पे ले जाइए, कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैटिक हेड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इक्वल टू द डॉट 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 ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड, प्रोडक्ट, डिफरेंस, रेशियो या फिर सम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सोचने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सम हो जाएगा। द सम ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड इज कॉल्ड स्टैटिक हेड। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं 20 रखता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए फटाफट से कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर लाइफ, हैव ए नाइस डे।